दूसरी शादी। आप मुकम्मल स्टोरी। इतनी उदास आंखें मैंने कभी किसी की नहीं देखी। यकीन करो तबस्सुम, जब वह आंखें मुझे और उमर को देखती हैं तो मैं डर जाती हूँ। अजीब सी हालत हो जाती है मेरी। जैसे जैसे मरियम झुंझला सी गई। कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा था मिसाल के लिए जो तबस्सुम को समझा सके। उफ, ख़त्म भी करो यार, बेजार कर दिया उन आंखों ने। अपनी बताओ, कुछ उम्र की सुनाओ। नई नवेली दुल्हन हो, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए शादी को, और बजाय अपनी ससुराल की बातें बताने के जीवन साथी की चाहत और बेकरारियां सुनाने के किन भयानक आंखों को लेकर बैठ गई हो तुम भी। और मरियम झेप कर दूसरी बातें करने लगी। उमर उमर उठ भी जाए प्लीज़। मरियम धीरे धीरे उमर के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। एकदम उसे लगा कि बेड के दाईं तरफ वाली खिड़की में, जिसका पर्दा अभी अभी कमरे में आकर एक तरफ किया था, कोई साया लहराया है। अपना वहम जानकर कि उमर की तरफ देखने लगी, जो जरा खिसक कर मरियम की गोद में अपना सर रख चुका था। उठ भी चुके सर, फिर बोलेंगे। देर से गया था तो देरी से आऊँगा, मरियम ने मुंह बिसूर कर कहा। उफ, इतनी हसीन बीवी को छोड़कर कैसे जाऊं यार। उमर की सुबह सुबह तारीफ ने मरियम के दिल में खुशी और फ़क्र से भर दिए। अच्छा अब उठ जाएं, मैं नाश्ता बना रही हूँ बस। मरियम ने उमर को बेड से धकेला तो उमर ने मरियम का हाथ पकड़ा और आंखों में आंखें डालकर बोला, उठ जाएंगे मगर कोई सिला तो मिले अब। मरियम के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट ठहर गई। रूटीन के काम करके हमेशा की तरह चाय पीते हुए वह भी भाभी के बारे में सोचने लगी। बेवा भाभी। उम्र मुश्किल से 22 साल की थी। शादी के बाद हनीमून से वापसी पर रोड एक्सीडेंट में खुद तो बच गई थी, मगर अपाहिज शौहर को वापस लेकर आई, जो 2 साल तक बेड पर एक आजमाइश की तरह रहा, और फिर अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। जब भाभी के घर वाले लेने आए तो सास ससुर ने रो रो कर पाँव पकड़ लिए कि ना ले जाओ इसको, यही बच्ची तो है एक निशानी हमारे बेटे की। वह लोग भी क्या करते एक हसीन कम उम्र बेवा को ले जाकर। इसलिए सास ससुर की बड़ाई के गुण गाते हुए चले गए कि वह क्या महान ससुराल मिली बेटी को, शौहर के बाद भी सराखों पर बिठा रखा है। वरना दूसरे ससुराल वाले होते तो मार मार के या मनहूस करार देकर घर से निकाल देते। समाज में एक बाइज्जत जिंदगी जी रही है, वही बहुत है। इसी दुख भरे माहौल को बदलने के लिए उमर की शादी की गई थी कि एक भाई तो खुदा को प्यारा हो गया है तो दूसरों से ही घर में खुशियाँ आ जाएं। मगर जब मरियम भाभी की वीरान आंखें की वसाहत को महसूस करती तो अजीब सा डर लगता उसे। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ सकता था। उन्हीं दिनों जब उमर को ऑफिस की तरफ से 1 साल के लिए जर्मनी की ब्रांच में भेजा जाने लगा तो मरियम बौखला सी गई। उमर, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। रो रो कर आंखें सूज गईं, गला बैठ गया, मगर सब्र नहीं आ रहा था। उमर अलग परेशान था। कैसे सिर्फ 6 महीने पुरानी बीवी को छोड़कर चला जाए। दिल को बहलाता तो मरियम पर नज़र पड़ जाती। मरियम को देखता तो उसकी कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ता कि जेब इजाज़त नहीं देती बीवी को साथ ले जाने की। मजबूरन बुझे दिल के साथ ही जाना पड़ा कि जाना था ही। कुछ दिनों तक मरियम की समझ में ही ना आया करे तो क्या करे। अपने कमरे में आती तो कलेजा मुंह को आता। उमर के बिना कमरा काट खाने को दौड़ता। अकेले बेड पर करवटें बदलती रहती, नींद कोसों दूर रहती। उमर का प्यार, उमर के नखरे, उमर की स्टाइल, उमर की मोहब्बत, उफ क्या ना था इस कमरे में। यह कमरा नहीं, यादों की पोटली था, जिसमें एक रोज एक एक यादें निकाल कर मरियम उमर को याद करती और रोती। 1 साल इसी तरह रोते धोते गुजरा था कि जानलेवा खबर आई। जर्मनी ऑफिस वाले और 2 साल के लिए उमर को रोकना चाहते हैं, दुगनी तनख्वाह पर। उमर ने खुशी से कबूल भी कर लिया, मरियम से बिना मशवरा किए। अब मरियम को पता चला कि जुदाई किस बला का नाम है। मैं मर जाऊंगी उमर तुम्हारे बगैर, प्लीज़ वापस आ जाओ। फूट फूट कर रोते हुए मरियम की हिचकियाँ बन गई। उमर दिलासे दे देकर थक गया था। प्लीज़ मरियम, तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। हमारे बच्चे ना तरसे, समझ क्यों नहीं रही हो तुम।
पैसे कम लग रहे हैं तो और भेज दूँ? चुप हो जाओ प्लीज़, ज़्यादा टेंशन ना दो मुझे। अच्छा आ जाता हूँ, सब पर लानत भेजकर। मैं अभी टिकट करवाऊँगा। तंग आ गया हूँ मैं। जब भी फ़ोन करो तुम एक ही राग अलापना शुरू कर देती हो, आ जाओ आ जाओ। मैंने कब मांगा था ये उम्र? बेबसी ही बेबसी थी। पैसों का क्या करूँ मैं? तुम थे तो सब अच्छा था, तुम्हारे लिए सजती थी। इस बेजान कागज़ के टुकड़ों का क्या करूँ मैं? तुम्हारे साथ की ज़रूरत है मुझे, तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है मुझे, तुम्हारी बाहों की पनाह चाहिए। यह बेजान टुकड़े तुम्हारा बदला नहीं। ठक की आवाज़ पर मरियम ने एकदम फ़ोन को देखा और बेयकीनी सी छा गई। उमर ने फ़ोन काट दिया था। एक और लंबी काली रात ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। रो रो कर मरियम थकी तो बाहर लॉन में आ गई। भाई के कमरे के आगे से गुजरते हुए सिसकियों की आवाज़ से पल भर को मरियम के कदम ठिठके ठिठके भी तो उस वक्त जब अपना दुख इतना शदीद लगा कि रुके कदम फिर रवा हो गए। मोबाइल स्काइप कब तक जानदार इंसानों का बदल हो सकते थे। कुछ वक्त और गुजरा कि मरियम को मौत की सज़ा सुना दी गई। खाना लगाकर जैसे ही सास के कमरे में उन्हें बुलाने आई, एक आवाज़ ने जैसे कदम पत्थर के कर दिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बहुत से मर्द करते हैं दूसरी शादी। शरीफ है उमर जो गलत कामों की तरफ ना गया। अल्लाह का हुक्म याद रखा। कब तक ऐसे रहेगा बगैर बीवी के? हाँ भाई, नेचुरल तकाजे होते हैं यह भी। फिर जवान खून है, शुक्र है शादी ही की। पता नहीं सास साहिबा किसको बता रही थी, मगर मरियम के लिए यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बेहोश होने से पहले दिमाग में सिर्फ यह अल्फाज चकरा रहे थे, मर्द, नेचुरल तकाजे, मजहब, दूसरी शादी, गुनाह, शरीफ आदमी। एक बार फिर मरियम उमर से बात कर रही थी मगर रो नहीं रही थी। उमर, क्या मैं इंसान नहीं? मेरी फितरत अलग है। तुमको एक बीवी चाहिए थी तो मुझे भी एक शौहर नहीं चाहिए था क्या? मैं तुम्हारे साथ साथ फितरत से नहीं लड़ रही थी क्या 2 साल से? याद नहीं बीवी के कुछ भी हुकूक होते हैं? तुम शरीफ हो इसीलिए दूसरी शादी कर ली। मैं क्या करूं? शरीफ और नेक बन के तलाक ले लूं या दूसरी शादी कर लूं, या समाज में इज्जत के साथ तुम्हारे नाम पर बैठी रहूं? बताओ बताओ मुझे, मैं किधर जाऊं, क्या करूं? फिर मरियम का हौसला जवाब दे गया और अचानक दो वीरान आंखों की वहशत का ख्याल आ गया और उन भयानक आंखों का मतलब भी समझ में आ गया। रातों को उन भयानक आंखों वाली के कमरे में सिसकियों की आवाज़ और कांपता साया अब उसके सब समझ में आ गया था।